गुजरात सीएम विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद आज नए सीएम को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। दोपहर बाद गांधीनगर में विधायकों की एक बैठक होगी जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर और तरुण चुग बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। गांधीनगर पहुंचने के बाद तोमर ने कहा कि विधायकों और पार्टी नेताओं से चर्चा करके यह फैसला करेंगे। 5 दावेदार सीएम की रेस में हैं। इनमें नितिन पटेल और मनसुख मांडविया भी शामिल हैं। ये 2 प्रमुख नाम जिन पर निगाहें बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ चर्चा कई नामों पर हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया जहां भी अभी मुख्यमंत्री बदले गए वहां पर ऐसा दिखा कि जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उससे अलग ही कुछ होता है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दावेदार सीएम की रेस में। ये तस्वीरें जरा देखिए। सबसे पहला नाम नितिन पटेल का, मनसुख मांडविया, इसके बाद गोवर्धन सीआर पाटिल। हालांकि सीआर पाटिल ने जरूर यह कहा कि वो इस रेस में नहीं है, लेकिन अभी भी संभावना उनके नाम पर बनी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी वो माने जाते हैं। वहीं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ये भी नाम, यानी ये ऐसे नाम हैं जिनको सबसे प्रबल माना जा रहा है, दावेदार माना जा रहा है मुख्यमंत्री की रेस में। और इसको लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं। किस तरीके के बयान आ रहे हैं, सुनिए जरा। गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। At last, BJP agreed that the government of BJP has totally failure for dealing Corona and dealing the people's friendly issues. Actually, this is a clear case of agreeing that people's sentiments are against BJP. किसी से भी बात भी हुई, जो सभी लोगों से बातचीत होगी, विधायकों से भी बातचीत होगी, कौन नेता होगा इस दिशा में तब आगे बात बढ़ेगी। भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल रही। कोरोना के आंकड़े छिपाए गए, लाखों लोग वहां पे मरे। ना रेमडेसिविर इंजेक्शन, ना ऑक्सीजन, ना कोई सुविधा, युवा को रोजगार नहीं है। सब तरह से लोग दुखी। भाजपा की सरकार की फेल्योर है। इसको छिपाने के लिए बलि का बकरा विजय रूपाणी को बनाया गया है कि ये तुम ही जिम्मेवार करके। अगर मोदी जी सही काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हो आप? गोपी गांगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, गांधीनगर में मौजूद है। और गोपी, सबसे पहले जरा बताइए किस तरीके की सियासी हलचल आज के दिन में तेज हुई है और कितनी देर में इसका ऐलान हो सकता है? और कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि जिन नामों पर चर्चा होती है, नाम कोई नया ही निकलकर सामने आता है। इन 5 दावेदारों के अलावा भी कोई नाम सामने आ रहा है सुर्खियों में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो सबसे पहली बात है कि दोपहर 2 बजे सारे विधायकों को बीजेपी दफ्तर कमलम पर आने के लिए कहा गया है। यानी सारे जो विधायक हैं वो 2 बजे यहां पे पहुंचेंगे। 3 बजे ये मीटिंग की शुरुआत होगी जिसमें भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी है गुजरात बीजेपी के, वो शामिल होंगे। BL संतोष इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा जितने भी गुजरात बीजेपी के नेता है वो सभी शामिल होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प जो बयान आया है वो हाल ही में नितिन पटेल की ओर से आया है। और नितिन पटेल ने अभी कहा है कि गुजरात को एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसे गुजरात के हर एक लोग पहचानते हो। यानी कहीं ना कहीं जो इशारा है वो खुद की ओर किया गया है, क्योंकि नितिन पटेल करीब 6 टर्म से विधायक रहे हुए हैं। और वैसे में नितिन पटेल ने अपनी दावेदारी भी दे दी है। और क्योंकि आज सुबह से ही नितिन पटेल के घर पे सुरक्षा जो है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, साथ ही डॉग स्क्वाड वहां पे पहुंची थी चेकिंग के लिए। तो कुल मिला के देखें तो नितिन पटेल के नाम की संभावनाएं काफी ज्यादा है। लेकिन बीजेपी में ये अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों के नाम की चर्चा होती है वो लोग कभी चुने नहीं जाते हैं। या कई बार हमने देखा है कि पिछली बार भी जब नितिन पटेल ने लोगों को मिठाई तक खिला दी थी कि वो उनका नाम घोषित होने वाला है और नाम विजय रूपाणी का अनाउंस हुआ था।
तो ये बीजेपी में अक्सर देखा गया है। तो वैसे में एक नाम जो कोई सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर हो सकता है ये भी माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो रेस चल रही है उसमें नितिन पटेल, मनसुख मांडविया, CR पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और साथ ही जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में वो है गोवर्धन झड़फिया का। हालांकि गोवर्धन झड़फिया के लिए ये कहा जाता है कि ज्यादा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो संगठन है और जिस तरीके से सरकार में उन्होंने 2002 में काम किया था वो काफी बेहतरीन कह सकते हैं। तो वैसे में उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो दावेदारी है वो दावेदारी नितिन पटेल की ओर से की जा रही है। और नितिन पटेल की क्योंकि 6 टर्म विधायक रहे हैं, कई सालों से सरकार के अंदर मंत्री है, यहाँ तक कि बिल्कुल प्रधानमंत्री आप कर रही है गोवर्धन की, देखिए वो पीएम मोदी के विरोधी रहे हैं। 2007 में बीजेपी छोड़ दिया था उन्होंने और 2014 में उन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन किया। क्या वो दावेदार होंगे प्रबल, ये भी देखना होगा। अभी कुछ ही देर में ये तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। 2 दिन के यूपी दौरे पर गई प्रियंका गांधी की बात करते हैं। आज वो रायबरेली पहुंची, यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रायबरेली जाते वक्त प्रियंका रास्ते में एक हनुमान मंदिर में भी रुकी और बाकायदा पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी ने मीटिंग में जोर देकर कहा कि पुराने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी में वापस लाया जाए, जरूरत पड़ी तो ऐसे पुराने नेताओं के घर वो खुद जाएंगी। प्रियंका ने सवाल किया कि किस वजह से ये नेता पार्टी छोड़कर गए। दर्शन करने आई थी और अजय कुमार लल्लू भी यहाँ मौजूद हैं। 2 दिन इनकी मीटिंग्स यहाँ से प्रियंका गांधी वाटर रवाना। और एक बड़ी खबर, यूपी के विज्ञापन में तस्वीर पर जंग छिड़ गई है। टीएमसी ने दावा किया कि विज्ञापनों में कोलकाता की तस्वीरें हैं। मुकुल रॉय ने ट्वीट कर विज्ञापन शेयर किया और मार्क करके ये बताया कि तस्वीर में आईटीसी, सोनार बंगला, JW मॉरियट और पीली टैक्सी को हाईलाइट किया गया है। इस विज्ञापन पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी चुटकी ली। फिर तो समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। तो ये तस्वीर जिसको लेकर अब सियासी घमासान खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। बाकायदा इसको हाईलाइट करते हुए कई सवाल टीएमसी की तरफ से उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, अपना कोई काम तो करते नहीं है, दूसरों के काम को अपना काम बताते हैं। उनका एक ही काम है कि समाज के अंदर में कैसे नफरत फैलाई जाए। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो समाजवादी पार्टी द्वारा किए हुए कामों का ही फीता काट रहे हैं, अपना काम कुछ नहीं किया। इससे भी पेट उनका नहीं भरा तो पश्चिम बंगाल के काम को भी अपना काम बताने में लगे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां जोरों पर है। 2022 में दोबारा सत्ता में आने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर मजबूती के साथ तैयारी शुरू कर रही है और इसी सिलसिले में कार्यकर्ताओं से संवाद को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत की और फिर एक बार बीजेपी सरकार का नारा दिया। योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। आज उत्तर प्रदेश विकास के 44 योजनाओं में सबसे आगे है। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से। नड्डा की शाबाशी देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया के लिए है, जहां चुनाव होने में बस कुछ महीने ही बाकी हैं, जहां एक बार फिर सत्ता में काबिज बीजेपी सियासी सिक्सर लगाना चाहती है। यूपी में विरोधियों को फिर से चारों खाने चित करने के लिए बीजेपी ने यूथ लेवल पर मोर्चा खोल दिया है। यूपी में हर बूथ कैसे मजबूत हो और बीजेपी कैसे बेहतर प्रदर्शन करे, उसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान जेपी नड्डा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। नड्डा ने साफ कहा कि यूपी में योगी की टक्कर का कोई नहीं है। योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास की धारा बह रही है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश में जनता त्रस्त थी, अपराधी और भ्रष्टाचारी मस्त थे। अब योगी जी और मोदी जी की सरकार में
अपराधी और भ्रष्टाचारी पस्त हुए। सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में गरीब को वोट बैंक समझा जाता था। हमारी सरकार में उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश में विकास के 44 योजनाओं में सबसे आगे है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि यूपी में विकास के लिए जितना काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है, क्या इसका आधा भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के 60 सालों में किया है? कि योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश भारत में छलांग लगाता हुआ विकास में अग्रगणी राज्यों में खड़ा हुआ है, यह हमको लिए बहुत ही संतोष का विषय है। आज उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत निवेश की पहली पसंद बनता जा रहा है। लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश योगी सरकार में अब तक यूपी में हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 4 साल में 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। करीब 1 घंटे के संबोधन में नड्डा ने भगवान राम के बहाने विरोधियों पर सियासी बाण भी चलाए। जेपी नड्डा ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर सुविधा की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का नाम लेना भी दूभर हो गया था। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम का अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज सपा बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 का ये चुनाव कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसे 2024 के आम चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। लिहाजा बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए विपक्षी दलों को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में बीजेपी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। आज तक ब्यूरो। अब बात मुंबई की, जहां दरिंदगी की इंतहा हो गई। हैवानियत ने दिल दहला दिया। एक महिला के साथ ऐसा बर्बर सलूक हुआ कि रूह कांप उठी। आखिरकार अस्पताल की वेंटिलेटर पर ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया, जो अपने साथ कई सवाल छोड़ गई। आखिर कब थमेगी महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी? आखिर देश की और कितनी बेटियां निर्भया बनती रहेंगी? सीसीटीवी में कैद हैवानियत की ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। रात के 3:कुछ का वक्त है। मुंबई की एक रोड के किनारे ये दरिंदा महिला पर रॉड से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। मुंबई में इस दरिंदे ने 32 साल की महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। कैमरे में कैद तस्वीर के मुताबिक ये दरिंदा काफी देर तक महिला के साथ इसी तरह वैश्यपन के साथ वार करता रहा। इस दरिंदे ने महिला के साथ रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर लोहे की रॉड से कई बार हमला किया। खून से लथपथ महिला को यह दरिंदा एक टेंपो में फेंक कर भाग गया। राहगीरों ने पुलिस को खबर की। इसके बाद बेहद गंभीर हालत में उसको अस्पताल ले जाया गया। कई घंटों तक ये महिला मौत से जूझती रही। आखिर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 32 साल की महिला की हालत बेहद गंभीर थी। उसकी कुछ सर्जरी भी की गई, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना भी मुमकिन नहीं था। आखिर करीब 12 बजे उसने दम तोड़ दिया। इस घटना का इन्वेस्टिगेशन 1 महीने के अंदर में पूरा किया जाएगा और ऑनरेबल मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य इनके आदेश के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी काम शुरू कर देंगे और वहां पे इस गुने का जुडिशियल ट्रायल चलेगा। इससे पहले मुंबई के मेयर किशोर पेडनेकर ने भी अस्पताल जाकर पीड़ित के बारे में जानकारी ली। जिस
नागरिकों ने फ़ोन किया, वो कह रहा था कि कुछ झगड़ा चालू है। तो मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए बहुत ही जो हमारे पुरुष है उनमें क्रूरता बहुत बढ़ रही है। ऐसी क्रूरता क्यों बढ़ती है? और जो जिस तरह की उनकी हालत थी, प्राइवेट पार्ट उसका बहुत ही डिस्टर्ब था, उसकी आंतड़ी क्या बोलते उसको, वो सब बाहर आई थी, ब्लड बहुत ही लॉस हुआ था, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत था। इस घटना के बाद मुंबई की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। बीजेपी ने 3 घटनाओं का हवाला देकर उद्धव सरकार पर हमला बोला। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है।